नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीयूईटी के लिए मैथमेटिक्स का जो पोर्शन आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में, और उसका सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसमें देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकलन समीकरण। तो अवकलन समीकरण से आपके सिलेबस में क्या है और उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारे हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। और रोज आपको एक टेस्ट असाइन हो जाएगा, उसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो आपका डेली प्रैक्टिस टेस्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो जो हमारा ऐप है उसमें जाके आप देख सकते हैं, आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेगा। तो जितना जो आपको डेली आपको यहाँ पे कवर करवाया जाएगा उसको जाके आप वहां पे एज ए टेस्ट भी सबमिट कर सकते हैं कि भाई जो रोज आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो सारे टेस्ट आपके बने हुए हैं। ठीक है, तो टेस्ट आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। फिर जैसे ही पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे एक साथ टेस्ट भी हो जाएंगे, वो भी आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अवकलन समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। तो बच्चों आप ध्यान रखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम केवल जो कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में सीखेंगे कि उनका मीनिंग क्या होता है। और कल से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, जहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आज जो बेसिक बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में हमें हमेशा पता होना चाहिए, चाहे आगे अगर आप जैसे आज तो हम क्या है बीएससी के लिए प्रयास कर रहे हैं, फिर हमारा बीएससी भी हो जाएगा, फिर हम एमएससी के लिए जाएंगे तो हमारा नेट जेआरएफ भी हमें करना है, तो आगे पीएचडी वगैरह करना है, तो इंटरव्यू भी हमें खूब देने होते हैं। तो उसमें हमें ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, तो इसका मीनिंग हमें एक दिन सीखना है। तो क्यों ना हम आज ही सीख लेते हैं उस चीज को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले देखो, जब डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं तो इसमें चर नाम का एक चर डेफिनेशन आती है। यानी चर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। तो यहां से आप लिख सकते हैं फर्स्ट वेरिएबल। वेरिएबल यानी इसको कहते हैं बच्चों हिंदी में चर। वेरिएबल यानी हिंदी में कहते हैं इसको चर। तो जो वेरिएबल है बच्चों वो दो टाइप का होता है। यानी जो वेरिएबल है वो हमेशा दो टाइप का होता है। एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है बच्चों स्वतंत्र चर। यानी सबसे पहले दो टाइप लिख लेते हैं इसमें। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों स्वतंत्र चर। इसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर, इसे हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र चर। और इसका जो सेकंड पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको हिंदी में कहते हैं आश्रित चर। हिंदी में कहते हैं इसको आश्रित चर। हिंदी में कहते हैं आश्रित चर। तो सबसे पहले हमारे पास बच्चों जो वेरिएबल है वो दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र चर। और एक हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक होता है आश्रित चर। तो इसके जो डेफिनेशन है यानी जो नाम है उसी में डेफिनेशन छुपी हुई है बच्चों। ये कह रहा है डिपेंडेंट, यानी ये तो डिपेंड रहने वाला है। भाई डिपेंडेंट है यानी ये तो दूसरे पे डिपेंड है। भाई ये तो फ्री का खाना चाह रहा है कि भाई मैं तो डिपेंड हूं दूसरे के ऊपर। और ये कह रहा है इंडिपेंडेंट यानी ये तो स्वतंत्र है। तो इसी से हमें इसकी डेफिनेशन बनानी है बच्चों। तो यहां से फर्स्ट डेफिनेशन हम लिखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन यहां से हम लिखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर इनको हम समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो लिखें इसकी डेफिनेशन। तो फर्स्ट डेफिनेशन ऐड करते हैं बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी इसको लिखेंगे हम स्वतंत्र चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर। तो इसकी डेफिनेशन ऐड कर लेते हैं बच्चों। इसकी डेफिनेशन ऐड कर लेते हैं। द वेरिएबल, पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, साथ में हिंदी में बोल देंगे तो आप लिख सकते हैं। द वेरिएबल, द वेरिएबल whose value is assigned, the variable whose value, the variable whose value assigned is called, is called, is called independent variable, is called independent variable, is called independent variable. यानी the variable whose value assigned
इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जिस वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जाती है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो हिंदी में लिख लेंगे स्वतंत्र चर, हिंदी में लिख लेंगे स्वतंत्र चर। तो इसकी डेफिनेशन लिख लें, एक चर जिसका मान, एक चर जिसका मान नियत किया जा सकता हो, एक चर जिसका मान, एक चर जिसका मान नियत किया जा सकता हो, उसे इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र चर कहते हैं। एक ऐसा चर जिसका मान नियत किया जा सकता हो स्वतंत्र चर कहलाता है, स्वतंत्र चर कहलाता है। या हम कहते हैं कि ऐसे चर को स्वतंत्र चर कहते हैं जिसकी वैल्यू या जिसका मान नियत किया जा सकता हो, जिसका मान फिक्स किया जा सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जैसे इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर हमारे पास इसमें एक जगह, अगर मान लो एग्जांपल, चलो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, फिर दोनों को एक साथ समझते हैं। तो पहले डेफिनेशन ऐड कर लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो लिखें बच्चों आश्रित चर, इसको हिंदी में लिखेंगे आश्रित चर, आश्रित चर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर साथ में दोनों को मीनिंग समझेंगे, मीनिंग क्या होता है। तो लिखिए डिपेंडेंट वेरिएबल, लिखें द वेरिएबल हुज ऑब्टेन, द वेरिएबल, द वेरिएबल हुज ऑब्टेन, the variable whose obtain corresponding to, corresponding to, corresponding to, the variable whose obtain corresponding to assign value, corresponding to assign value, corresponding to assign value is called, is called, is called डिपेंडेंट वेरिएबल, इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डेफिनेशन लिख लेंगे बच्चों। तो पहले इसका हिंदी में डेफिनेशन लिख लो, यानी आश्रित चर, इसको परतंत्र चर भी कहते हैं बच्चों। तो आश्रित चर डेफिनेशन ऐड कर लो पहले। आश्रित चर वह चर है जो किसी अन्य संख्या के मान पर निर्भर करता है। आश्रित चर वह चर है, आश्रित चर वह चर है जो अन्य संख्या के मान पर निर्भर करता है। आश्रित चर वह चर है जो अन्य संख्या के मान पर निर्भर करता है। क्योंकि आप खुद देखो ना, हमने इसकी डेफिनेशन जो लिखी, इसमें हमने क्या कहा कि द वेरिएबल हुज वैल्यू असाइन। तो इसका मतलब जिस वेरिएबल को वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं या जिस वेरिएबल की वैल्यू आप फिक्स कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, या नियत कर रहे हैं, यानी फिक्स कर रहे हैं, नियत कर रहे हैं, या फिर असाइन कर रहे हैं, तीनों एक ही वर्ड है। तो अगर आप जिस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, उस वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, देखो यहां से एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने आपको कहा कि भाई x + y = 1, ये हमारे पास एक समीकरण दे रखी है, यानी हमारे पास x + y = एक इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आपको ये कहूं बच्चों कि x = 5 है, अगर आपको कहा जाए x = 5 है, तो आप फटाफट बोलेंगे सर y = -4 होगा। अगर x = 5 है सर, तो y = तो -4 हो जाएगा। अगर मैं आपको x का मान फिक्स कर रहा हूं, तो आप y का मान प्राप्त कर पा रहे हैं। इसका मतलब जिस वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इसका मतलब सर x यहाँ पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और जिसके रेस्पेक्ट में आपको वैल्यू मिल रही है, यानी जिस वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, उसको क्या कहा जाता है, उसको हम कैसे कहते हैं, आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि x डिपेंडेंट है या y इंडिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है। वो हमारे ज्यादा यूज में आता है कि हमें x को क्या लेके चलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को हमेशा क्या लेके चलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसा नहीं है, उसको मेंशन किया जाता है। क्योंकि ऐसे तो अगर आपको मान लो मैं यहाँ पे ये कह देता कि y = 1 दिया आपको,
तो y बराबर 1 दिया तो आप x बराबर क्या बता देते, 0। अगर मैं आपको y का मान 1 देता हूं तो आप कहते हैं सर x बराबर 0 हो जाएगा। बिल्कुल, y का मान आप 1 रख दो, x बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ तो आपने वैल्यू किसको असाइन की, y को, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें किसकी वैल्यू मिली, x को। तो इस केस में तो y क्या हो गया, इस केस में y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट कौन हो गया, x हो गया। इसका मतलब आज से हम क्या ध्यान रखेंगे बच्चों, कि जिस वेरिएबल की वैल्यू फिक्स की जाती है या असाइन की जाती है या नियत रखी जाती है, उस वेरिएबल को सर हम कहेंगे स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की जिसकी वैल्यू मिल रही है उसे क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, या हम कहते हैं उसको आश्रित चर। तो आज से हम ध्यान रखेंगे डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है। जैसे आप इसको याद रख सकते हैं बच्चों, जैसे सभी के घर में आटा चक्की होती है कि नहीं। तो अगर आप उसमें गेहूं डालते हैं, जब आपने उसमें गेहूं डाला आपको आटा मिला, तो सर आटा है वो तो गेहूं पे डिपेंड हो रहा है ना। तो इसका मतलब गेहूं क्या है वहां पे, सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आटा है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हमें एक एग्जांपल और लिखना हो, जैसे एक एग्जांपल तो आप ये लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 1, तो आप इसमें लिखेंगे यदि इफ x बराबर 5 देन y बराबर -4 आया, तो आपने वैल्यू किसको असाइन की, x को। तो यहाँ x क्या हो गया, आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ x क्या हो गया, सर x को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या हो गया, सर y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ऐसे ही देखो यहाँ पे सर यहाँ y क्या हो गया, y को आपने इफ y बराबर 1 देन x बराबर 0, तो इस केस में y क्या हो गया, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ऐसे हमें ध्यान रखना है। तभी हमें ध्यान होगा आपको जब कंडीशन दे रखी होती है, आपको कई बार लिखा हुआ मिलता है कि y1 बराबर 1 है, ऐसे लिखा हुआ मिलता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब आपने x को 1 फिक्स किया था तब आपको y1 मिला था, जब आपने यहाँ पे x को 1 फिक्स किया था तब आपको y1 मिला था। तो फिक्स किसको किया आपने, x को, और उसके करस्पॉन्डिंग मिला क्या, y। तो इसका मतलब x क्या हो गया वहां पे, सर यहाँ इस केस में x जो है हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। या फिर आपको कहा जाए कि भाई f है वो क्या है, एक फंक्शन दिया बच्चों आपको a से b में, f आपको एक फंक्शन दिया a से b में, और आपको कहा y बराबर fx, y बराबर fx। तो आपने कहा कि सर जो x है वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x है वो क्या हो गया बच्चों यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो y है वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि जब आपका x का मान कुछ रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा, जब आप x का मान कुछ रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो सर x क्या हो गया, x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आज से हम कभी नहीं बोलेंगे बच्चों कि सर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मीनिंग समझ गए, आज से हम बिल्कुल याद नहीं रखेंगे कि x क्या है, y क्या है। समझ गए, ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जो कंसेप्ट आता है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में, अवकलन समीकरण में, वो आता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जो हमने अच्छे से समझ लिया है। ये मैंने एग्जांपल दिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये लिख सकते हो आप, सेकंड एग्जांपल इसको बना सकते हैं सेम, ये x प्लस वाई बराबर 1। जब ये कंडीशन देके ये प्राप्त हो जाती है तो यहाँ ये इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है। जब y की वैल्यू दे जाती है और x का मान प्राप्त होता है तो y को हम उस केस में क्या कहेंगे, y को उस केस में क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट, और x को कहेंगे डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है, लिख लिए होंगे आपने। अब हम आते हैं बच्चों, इसके बाद एक डेफिनेशन और आती है, डेरिवेटिव। आप कभी लिखते हैं dy बाई dx, तो सर कभी लिख देते हैं dx अपॉन dy। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं तो लिखा मिल जाता है dy बाई dx और कहीं मिल जाता है dx अपॉन dy। तो ये तो समझ में नहीं आता है सर कि मतलब क्या होता है। आज उसका मतलब समझ लेते हैं बच्चों की उसका मीनिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट हम आते हैं dy बाई dx यानी डेरिवेटिव पे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लेंगे अवकलज की, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यानी अवकलज, डेरिवेटिव यानी अवकलज की डेफिनेशन लिख लेंगे। तो डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है बच्चों, आज हम सीख लेते हैं, क्योंकि बार बार कब तक याद रखेंगे, तो एक दिन सीख ही लेते हैं, सीखना है ये हमें। तो ये आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव की डेफिनेशन। तो बच्चों आप एक बात बताओ, जैसे ये मान लो हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स वाई तल ले लिया मैंने, ठीक है। और यहां मैंने एक फंक्शन लिया y बराबर, यहां मैंने एक फंक्शन लिया बच्चों y बराबर, यहां हमने एक फंक्शन ले लिया y बराबर एफ एक्स। तो ये मेरा कोई पॉइंट P है जिसके मैंने कोऑर्डिनेट लिए x1 y1, और यहां मैंने बच्चों एक पॉइंट ले लिया Q और इसके मैंने कोऑर्डिनेट लिए x2 y2। देखेंगे सभी,
एक हमने कोई भी y बराबर एफ एक्स कोई कर्व ले लिया, y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन ले लिया, जो हमारे पास ये पॉइंट A है उस पे, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, Q है। तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है बच्चों, x1, y1 है, और जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 है। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, और इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों एल एक्स कोमा वाई, एल एक्स कोमा वाई, इसको मैंने नाम दे दिया एल एक्स कोमा वाई। तो ये एक लाइन सेगमेंट बनाया जो P और Q पॉइंट को मिलाने वाली रेखा है, ठीक है। अब देखो यहां से अगर ये मेरा पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो यहां से बच्चों आपको पता है कि ये पॉइंट हमने मान लिया x1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। और हम इस रेखा को और आगे बढ़ा लेते हैं, यहां से और आगे बढ़ा लेते हैं इसको, यहां से इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो जैसे हमारे पास ये जो पॉइंट है, इसमें अगर ये पॉइंट हमने x2 लिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ जो पॉइंट मिलने वाला है ये हमारा y2 हो गया बच्चों। ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया, y2 हो गया, ठीक है। तो डेरिवेटिव का मीनिंग सीख रहे हैं। तो हमें एक फंक्शन दिया y बराबर x, इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, इस पे एक पॉइंट P लिया, Q पॉइंट ले लिया, इन दोनों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है हमारे पास, जिसको हमने नाम एल एक्स कोमा वाई दे दिया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, ये आप जानते हैं कि स्लोप ऑफ, ये आप जानते हैं बच्चों, स्लोप ऑफ एल एक्स कोमा वाई, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप हो जाएगी y2 माइनस y1, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1। ये स्लोप हम जानते हैं। ये स्लोप हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से ये स्लोप हम, एक सेकेंड, पूरी लाइन ही गायब होगी, एक सेकेंड, ये लो दोबारा बना देते हैं। ये हमारे एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो यानी ये जो लाइन सेगमेंट है दो पॉइंट को मिलाने वाला, इसका हमने क्या लिख दिया, स्लोप यानी प्रवणता। तो आप लिख सकते हैं रेखा, यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रेखा एल एक्स कोमा वाई, या रेखाखंड एल एक्स कोमा वाई की प्रवणता, प्रवणता बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी प्रवणता बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगी। अब आप एक बात बताओ बच्चों, जो हमारे पास एक x1 है और x2 है, तो जब आप इस डिस्टेंस को, अगर हमें इस डिस्टेंस को मान लो मैंने नाम दे दिया डेल x, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चों, डेल x है, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने नाम दिया डेल y। समझना इसको एक बार, आज हमारे पास केवल बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम सीखेंगे, और कल से हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, जहां से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो यहां से देखो, अगर हमारे पास ये जो x1 और x2 पॉइंट है, इनके बीच के जो भी इनके बीच में डिस्टेंस है, अगर हम इसको कम करते हैं, यानी इसके बीच में जो भी डिफरेंस है वो हमने डेल एक्स मान लिया, और यहाँ जो इनके बीच की दूरी है उसको डेल वाई नाम दिया। तो जैसे जैसे x1 और x2 को, अगर इसके जो गैप को अगर हम कम करते हैं, या हम कहें जब x1 x2 की ओर मूव करता है, तो सर इधर y1 y2 की ओर मूव करेगा। भाई इधर x1 x2 की ओर भाग रहा है तो सर y1 y2 की ओर भाग रहा है, तो x1 x2 की ओर भाग रहा है तो y1 है वो y2 की ओर भाग रहा है। तो यहां से देखो, आवाज प्रॉपर आ रही है ना बच्चों, आवाज प्रॉपर आ रही है, हाँ जी। तो अगर हमारे पास जब x1 x2 की ओर मूव कर रहा है तो y1 y2 की ओर मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि सर जब जब डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जब रेट ऑफ चेंज, इसको समझना कि जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर कोई चेंज हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज हो रहा है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है, इसके परिवर्तन की जो दर होती है उसी को क्या कहते हैं बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, dy बाई dx कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, यहां से हम पहले इसको बना लेंगे, देखो इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे कि लिमिट x1 टेंस टू x2, जब x1 x2 की ओर मूव करता है तो यहां से बच्चों ये डेल y है और ये अपना डेल x है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, dy बाई dx कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, dy बाई dx कहते हैं। तो इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं, मैं इधर लिख देता हूं, इसी को हम क्या कहते हैं, dy बाई dx कहते हैं। तो ये लिख लेंगे, ये डेरिवेटिव का मीनिंग होता है। तो
तो आप पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। डेरिवेटिव का मीनिंग क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, नेक्स्ट में लिखवा देता हूं। रेट ऑफ चेंज, एंड जो डेफिनेशन है वो लिख लेंगे। रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, rate of change in dependent variable, rate of change in dependent variable with respect to dependent variable, with respect to rate of change in dependent variable with respect to independent variable, with respect to independent variable is called derivative, is called derivative, is called derivative। तो ये डेफिनेशन लिख लेंगे बच्चों, is called derivative। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब सर हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें जब हम चेंज करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट में जितना चेंज होता है, इनडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में जितना डिपेंडेंट में चेंज होता है, उस चेंज की दर जो होती है वही क्या कहलाती है? डेरिवेटिव कहलाती है। तो हिंदी में लिखना चाहो लिख लो बच्चों, आउटलेज की डेफिनेशन लिख लो, आउटलेज की डेफिनेशन लिख लेंगे हिंदी वाले। स्वतंत्र चर के संबंध में, स्वतंत्र चर के संबंध में आश्रित चर में परिवर्तन की दर को, स्वतंत्र चर के संबंध में, भाई नीचे कौन सा हमने ड्रॉ किया था एक्स एक्सिस पे? स्वतंत्र चर। नीचे कौन सा ड्रॉ किया था बच्चों? स्वतंत्र चर। तो सर स्वतंत्र चर के रिस्पेक्ट में जो हमारा आश्रित चर होता है उसमें परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? डेरिवेटिव कहलाती है। तो आज के बाद हम dy बाई dx का मतलब भी समझा देंगे और dx और dy का मतलब भी समझा देंगे। तो सर dy बाई dx जहां भी लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास y में, जो y में इसके रेस्पेक्ट में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी y में इसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में जितना परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? dy बाई dx कहते हैं। और dx अपॉन dy का मतलब क्या है कि x में y के रेस्पेक्ट में कितना परिवर्तन हो रहा है, x में y के रेस्पेक्ट में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? dx अपॉन dy कहते हैं। तो यहां से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आया। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल में जितना चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज जो है वही क्या कहलाती है बच्चों? डेरिवेटिव कहलाता है। तो लिख लेंगे डेफिनेशन हिंदी के अंदर लिख लेंगे। आश्रित चर, सॉरी लिख लेंगे इसमें, स्वतंत्र चर के संबंध में, स्वतंत्र चर के संबंध में आश्रित चर में परिवर्तन की दर को, स्वतंत्र चर के संबंध में आश्रित चर के परिवर्तन की दर को, आश्रित चर में परिवर्तन की दर को, आश्रित चर में परिवर्तन की दर को स्वतंत्र चर के संबंध में आश्रित चर में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को आश्रित चर का, आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज कहते हैं। आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज कहते हैं। आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष क्या कहा जाता है? अवकलज कहते हैं। आश्रित चर को स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज कहते हैं। बस ये ध्यान रखना है बच्चों, जो हमारे पास आश्रित चर में जो परिवर्तन की दर है उसी को हम आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष क्या कहते हैं? अवकलज कहते हैं। तो तीन डेफिनेशन हो गई, आपको समझ आ गया। फर्स्ट डेफिनेशन सर चर था वो दो टाइप का हुआ, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमने सीख लिया। फिर इसके बाद हमने सीखा सर इसमें डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, वो भी हम आज बता सकते हैं कि सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल में जितना चेंज होता है वो उसे परिवर्तन की दर को, यानी चेंज, रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं, अवकलज कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें नेक्स्ट लिखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट लिखते हैं, देखो इसमें, और मैंने आपको आटा चक्की का उदाहरण दिया उसको याद रख लो बच्चों, उस पर भी समझ में आ जाता है बहुत बार
कि हम भूल जाते हैं मान लो, तो आप उसमें याद रख सकते हैं। तो y और x को याद रखना जरूरी नहीं है, हमें इसमें इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो 3 डेफिनेशन हम आज सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट लिखेंगे तो इसमें देखो, इसको हटा देते हैं बच्चों। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, तो यही लिख लेते हैं, हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकलन समीकरण। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकलन समीकरण। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकलन समीकरण। तो पहले डेफिनेशन लिख लेंगे, आपको इंग्लिश में लिखवा देता हूं। एन इक्वेशन, फिर हिंदी में बोल देंगे एन इक्वेशन, एन इक्वेशन बिटवीन, एन इक्वेशन बिटवीन, एन इक्वेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable, an equation between independent variable comma dependent variable comma dependent variable comma dependent variable, यानी an equation between independent variable, dependent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable, and derivative of, तो आगे लिख देता हूं उधर, and derivative of, and derivative of, derivative of dependent variable, derivative of dependent variable with respect to, with respect to, with respect to dependent derivative of dependent variable with respect to independent variable, independent variable, यानी हमें क्या कहा गया कि एन इक्वेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called differential equation, is called differential equation, is called differential equation। तो अब हिंदी में लिख लेंगे बच्चों अवकलन समीकरण, हिंदी में लिख लेंगे अवकलन समीकरण। तो उस समीकरण को अवकलन समीकरण कहेंगे, उस समीकरण को अवकलन समीकरण कहेंगे, हिंदी में लिख लेंगे अवकलन समीकरण। उस समीकरण को अवकलन समीकरण कहेंगे, उस समीकरण को अवकलन समीकरण कहेंगे जिसमें, जिसमें स्वतंत्र चर, जिसमें स्वतंत्र चर कोमा आश्रित चर, जिसमें स्वतंत्र चर कोमा आश्रित चर तथा आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज, तथा आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो, आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो, अवकलज विद्यमान हो, तो यानी उस समीकरण को अवकलन समीकरण कहेंगे जिसमें, जिसमें स्वतंत्र चर कोमा आश्रित चर तथा आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष, आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो, उस समीकरण को क्या कहते हैं, अवकलन समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले हमने चर दो टाइप का, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, फिर डेरिवेटिव, इन तीनों से मिलके हमारे पास क्या आया, अवकलन समीकरण आया बच्चों। तो ये हमारा बेसिक था जो कंप्लीट हो गया। अब इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिखते हैं इसमें, तो एग्जांपल फर्स्ट लिख लेंगे इसमें। अगर मैं कहूं dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे e की पावर x इंटू वाई और बराबर साइन x, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है।
डिफरेंशियल इक्वेशन है कि dy बाई डी एक्स प्लस ई की पावर x इंटू वाई बराबर साइन एक्स है। ऐसे ही और एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। इसमें एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि अगर सेकेंड एग्जाम्पल लिखें, अगर सेकेंड एग्जाम्पल कि डी वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई बराबर सेक एक्स, प्लस का वाई बराबर सेक एक्स। तो ये एग्जाम्पल है डिफरेंशियल इक्वेशन के। भाई यहाँ पे देखो डेरिवेटिव भी है और इसमें स्वतंत्र चर भी है और आश्रित चर भी है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव तीनों है। तो तीनों है तो उनसे मिलके क्या बनता है, हमारे पास एक अवकलन समीकरण बनता है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। तो नेक्स्ट इसमें आता है बच्चों ऑर्डर और डिग्री। और ऑर्डर और डिग्री पे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है, उस पर 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेंगे, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं कोटि, लिख लेंगे अवकलन समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट ये एग्जांपल समझ में आ गया बच्चों, एग्जांपल लिख लेंगे। ये दोनों क्या है, अवकलन समीकरण है या डिफरेंशियल इक्वेशन है, कि जिसमें x क्या है, अगर हम x यहाँ पे x क्या है हमारे पास dy बाई डी एक्स लिखा है तो आपको मेंशन करेगा, यानी y क्या है हमारे पास, y यहाँ पे आश्रित चर होगा और जो x है वो क्या होगा, स्वतंत्र चर होगा। तो यहाँ पे x में, y में और dy बाई डी एक्स में जो रिलेशन है, यानी ये इक्वेशन क्या बन जाती है, अवकलन समीकरण बन जाती है। तो दोनों अवकलन समीकरण के उदाहरण है, लिख लेंगे आप, दोनों अवकलन समीकरण के उदाहरण है। अगर मान लो आपको इसी में ये कहा जाए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूं बच्चों, देखो अगर आपको कहा जाए कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, एक तो ये लिखा जाए। और एक आपको कहा जाए कि dy बाई डी एक्स और प्लस वाई बराबर और यहाँ पे इंटीग्रेशन x इंटू डी वाई। ये हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। तो बताओ इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है कौन सा नहीं है, बताएं इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है कौन सा नहीं है। अभी मैंने क्या कहा, डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकलन समीकरण क्या होती है, उसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर और डेरिवेटिव, ये तीन टर्म विद्यमान होनी चाहिए, वो क्या बन जाती है आपके पास, अवकलन समीकरण। लेकिन यहां से देखो, अगर यहाँ हमें क्या लिखा है, इसके अंदर हमें क्या लिखा है बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का वाई, और यहां से हमें पता है इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बच्चों, इस टर्म को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस टर्म को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, अगर इस टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा और प्लस का कोई कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बाई टू आ गया। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। लेकिन ये बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको इंटीग्रेशन की टर्म नहीं आनी चाहिए ना, इसमें हमने कहीं नहीं लिखा ऐसा, क्योंकि यहाँ ये इंटीग्रेशन की टर्म आएगी और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो आप, y के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे, अगर हमें कोई भी अगर समीकरण दे रखा है, हमें चेक करना है, कोई इक्वेशन दे रखा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, तो हमें केवल चर यानी स्वतंत्र चर, आश्रित चर और जो अवकलज है, ये तीन चीजें उसमें विद्यमान होनी चाहिए। अगर हमें इंटीग्रेशन दे रखा है तो पहले हम इस इंटीग्रेशन के साइन को हटाएंगे, देन हम वो कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी साइन को हटा के हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, ये जरूर ध्यान रखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनती है कब नहीं बनती है। तो डेफिनेशन से क्लियर है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आप इसमें लिख सकते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन आप लिख सकते हैं इसमें, तो इसको हम हटा देते हैं यहां से। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। तो नेक्स्ट इसमें लिखते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे बच्चों, यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण की कोटि, लिख लेंगे अवकलन समीकरण की कोटि। तो अवकलन समीकरण की कोटि लिखेंगे, अवकलन समीकरण की कोटि, अवकलन समीकरण की कोटि। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले इंग्लिश में लिखवा देता हूं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव
highest order derivative is called highest order derivative is called order of differential equation. Order of differential equation. Highest order derivative is called order of differential equation. पहले डेफिनेशन लिख लेंगे, मतलब समझा देंगे इसका. highest order derivative is called order of differential equation. हिंदी में लिख लेंगे अवकलन समीकरण की कोटि. हिंदी में लिख लेंगे अवकलन समीकरण की कोटि. तो लिखें किसी अवकल समीकरण में उपस्थित किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की कोटि. किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की कोटि को अवकलन समीकरण की कोटि कहा जाता है. अवकल समीकरण की कोटि कहा जाता है. इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों एक एग्जांपल लिखते हैं, उससे समझ में आएगा. मैंने क्या कहा अभी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसमें हमने हिंदी में क्या लिखा कि अगर किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि का जो अवकलज होगा, तो अवकलज देखना है और उसमें उच्चतम कोटि का अवकलज होगा, वही क्या बन जाएगा, अवकल समीकरण की कोटि बन जाएगा. जैसे अगर मैंने अभी एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले, dy बाई डी एक्स प्लस ई की पावर x इंटू वाई, और बराबर हमने क्या लिखा था बच्चों, बराबर हमने क्या लिखा था, साइन एक्स लिखा था. बराबर हमने लिखा था साइन एक्स. तो यहां से हमारे पास था साइन एक्स. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, एक ऑर्डर का है. तो यहां से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या बन जाएगा, ऑर्डर है वो 1 बन जाएगा बच्चों. ऑर्डर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा. तो यानी ऑर्डर निकालना आसान है. आप ये देख लो, उसमें उच्चतम कोटि का जो अवकलज है, यानी उच्चतम अवकलज की कोटि जो होगी वो यहाँ पे अवकल समीकरण की कोटि बन जाती है. तो और एग्जांपल देखते हैं इसमें. देखो और एग्जांपल देखते हैं. अगर आपसे कहा जाए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, अगर dy बाई डी एक्स या d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का y, और बराबर यहाँ पे दे दिया जाए, मान लो बराबर यहाँ से आपको दे दिया जाए साइन x. ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी अवकल समीकरण है. और हमें पूछा जाए इसकी कोटि क्या होगी, और मान लो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 की बजाय 3 लिख दो, यहाँ 2 की बजाय 3 रख दो. अब आपके सामने यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, उसकी कोटि यहाँ पे 3 आ रही है. और यहाँ पे देखो कोटि का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स है तो उच्चतम कोटि का अवकलज. तो यहाँ पे हमें कोटि देखनी है बच्चों. यहाँ पे जो डेरिवेटिव है एक dy बाई डी एक्स है, और घात की बात हम बाद में करेंगे. तो यहाँ पे एक अवकलज है जो dy बाई डी एक्स है, और एक अवकलज है जो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है. तो यहाँ से उच्चतम कोटि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है. तो यहाँ से इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कोटि है वो क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी बच्चों. हमें dy बाई डी एक्स की पावर क्या दे रखी है उससे मतलब नहीं है, वो हम घात देखेंगे, और घात भी हमें कौन सी देखनी है वो बाद की बात है. लेकिन यहाँ आप ये मत कर देना कि सर इसकी कोटि 3 हो जाएगी, क्योंकि कोटि का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने लिखा है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव है उसको देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर कितने डेरिवेटिव है, 2 ऑर्डर का है. कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है. अगर यहाँ पे d3y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और dx क्यूब लिख देता तो वो 3 ऑर्डर का हो जाता. तो ऑर्डर देखना तो आसान है, आपको एग्जांपल में ऑर्डर देखना बहुत आसान है. कोई भी इक्वेशन दे दें, सर यहाँ लिख दिया हमने d4y अपॉन dx4 और प्लस y बराबर प्लस, या फिर यहाँ से मैंने लिख दिया, मान लो यहाँ से मैंने लिख दिया प्लस यहाँ से d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का y बराबर 0. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों.
लेकिन यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है बच्चों, 4। हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, तो कितने ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का है। तो ऑर्डर देखना आसान है, आप ये देख लो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 4 है, इसका ऑर्डर क्या है, 4 है, बस ये देखना है। अब अगर मान लो यहाँ पे स्क्वायर होता, अगर मान लो यहाँ पे स्क्वायर होता, तब भी इसका ऑर्डर क्या रहता, 4 रहता। स्क्वायर है 4, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है वो तो हमें घात होती है, वो तो पावर यानी घात होती है, वो हम बाद की बात करेंगे, पहले हम केवल ऑर्डर देखना चाह रहे हैं इसमें। तो यहाँ से अगर मान लो एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं मैं, अगर एक एग्जाम्पल और लिखे, अगर मैंने लिखा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और प्लस का y बराबर 0 है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, तो 3 मत लिख देना। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें देखना है, उसकी पावर नहीं देखनी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, 2 कोटि का डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो अवकलन समीकरण की कोटि देखने का मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है सर। उच्चतम कोटि का अवकलज, उच्चतम कोटि का अवकलज देखना है, तो उच्चतम अवकलज की जो भी कोटि होगी वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि बन जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है सबको। तो आज पहले घात जो हमारे पास पावर है और जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी घात की डेफिनेशन लिख लेते हैं, और वहां से क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है और पूछा जाता है, क्योंकि ऑर्डर पूछा नहीं जाएगा, ऑर्डर आसान है भाई, आपको ये तो देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, तो वो तो वैसे ही इक्वेशन देखते ही पता चल जाएगा आपको। तो ऑर्डर पूछने का चांस नहीं है, लेकिन हाँ अगर इसकी पावर या घात पूछी जा सकती है तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लेंगे अवकल समीकरण की घात। तो नेक्स्ट लिख लेंगे इसमें अवकल समीकरण की घात। और ये भी ध्यान रखें बच्चों, अगर हमें कोटि ज्ञात करनी है तो ऑर्डर जब भी ज्ञात करना हो तो यहाँ अगर इंटीग्रेशन का साइन आता है तो पहले उस इंटीग्रेशन के साइन को हटाएंगे, आप पहले उस इंटीग्रेशन को साइन को हटाएंगे तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ये ध्यान रखना। अगर आपने मान लो अगर आपने इससे पहले हमने एग्जांपल लिया था, तो अगर आप इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं तब वो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, वरना डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें लिखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें लिख लेंगे बच्चों अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात। नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लेंगे अवकल समीकरण की घात। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लिख लेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण की घात। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इस पे एग्जांपल कल करेंगे जहां से क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है, क्योंकि इसमें डिग्री यानी घात पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी लिख लेंगे अवकल समीकरण की घात। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर of the highest order derivative, highest power 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 of the highest order derivative, and all derivative are in natural power, natural power, highest power of the highest order derivative and all derivative are in natural power। ये बच्चों अंडरलाइन कर लेंगे, ये बच्चा भूल जाता है एग्जाम में, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। हम यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ केवल इससे काम नहीं चलने वाला है बच्चों कि हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री बनती है। लेकिन साथ में एक कंडीशन याद रखना बच्चों, इसने कहा कि सारे डेरिवेटिव, यहाँ याद रखेंगे ऑल डेरिवेटिव,
तो जितने भी डेरिवेटिव हैं उसके अंदर वो सारे नेचुरल पावर में होने चाहिए, यानी उसकी जो भी पावर्स है वो क्या होने चाहिए, नेचुरल। यानी नेचुरल नंबर का सेट जानते हो सभी, तो सारे पावर क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें, फिर इसका मीनिंग समझाता हूं मैं। हिंदी में लिख लें, अवकल समीकरण की घात। हिंदी में लिख लें, अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात हिंदी में लिख लें बच्चों, अवकल समीकरण की घात। तो लिखें, अवकल समीकरण में उपस्थित, अवकल समीकरण में उपस्थित, अवकल समीकरण में उपस्थित, अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की घात, अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की घात, अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की घात, अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। अवकल समीकरण की घात कहलाती है यदि, अवकल समीकरण की घात कहलाती है यदि सभी अवकलज की घात, यदि सभी अवकलज की घात प्राकृतिक संख्या में हो, यदि सभी अवकलज की घात प्राकृतिक संख्या में हो, यदि सभी अवकलज की घात प्राकृतिक संख्या के रूप में हो, सभी अवकलज की घात प्राकृतिक संख्या के रूप में हो। ये सबसे बड़ी बात है बच्चों। हाईएस्ट पावर, जैसे हमने क्या देखा था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हम देख लेंगे। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अलग अलग दो हो सकते हैं उसमें, लेकिन फिर हम क्या देखेंगे, उसमें जिसकी पावर ज्यादा है वो लेनी हमें, वो इसकी डिग्री बनती है। लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना है कि सर जितने भी डेरिवेटिव उसमें आ रहे हैं, हो सकता है एक घात का डेरिवेटिव भी हो, एक ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, दो ऑर्डर के डेरिवेटिव हो, तीन ऑर्डर के हो, तो जितने भी डेरिवेटिव के अंदर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, नेचुरल पावर में होंगे, यानी प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखे जाएंगे उनकी जो पावर है। ये सबसे बड़ी बात है इसमें। ये तो हम देख लेते हैं, लेकिन इस चीज को हम भूल जाते हैं एग्जाम के अंदर, इसी वजह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं, इसलिए इसको अच्छे से करना जरूरी है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो बनना है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो केवल और केवल आपके नॉलेज के लिए है, वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कल की क्लास से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कल आते ही अपन जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है, आप याद करेंगे इसको, और इस पे एग्जाम्पल है वो हम कल स्टार्ट करने वाले हैं। इस पे जो एग्जाम्पल है वो कल स्टार्ट करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, उससे आप थोड़ा बहुत जितना समझ पाए समझ लेंगे। बाकी कल इस पे अपन 10-12 एग्जाम्पल करेंगे जिन पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज हैं और जो भी आपके वहां पे एग्जांपल्स दे रखे हैं वो सारे अपन बोर्ड पे डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जो टेस्ट है उसमें असाइन हो जाएंगे, आप वहां पे जाके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसमें, ताकि डेफिनेशन का मीनिंग समझ में आए। तो आपने डेफिनेशन लिख ली इसमें। अब देखो, अगर हमें कहा जाए बच्चों कि dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स बराबर, या dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन y dx बराबर 2 है। इंटीग्रेशन y dx बराबर 2 है, और ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो अगर ऐसा हमें पूछा जाता है बच्चों, तो यहां से हमें क्या करना है, मैंने अभी क्या बताया कि पहले तो इसका ऑर्डर अगर पूछा जा रहा है तो पहले तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है, तो आप इसको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करो। तो मैंने क्या कहा था, आप इसका जो इंटीग्रेशन का साइन है उसको हटाओ, इंटीग्रेशन का साइन हटाओ। अगर मैं इसका x के सापेक्ष अगर एक बार डेरिवेटिव कर देता हूं, तो यहाँ से ये किस में बदल जाएगा, यहाँ से ये किस में बदल जाएगा बच्चों, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस, अब इसका देखो इंटीग्रेशन, अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, केवल y आ जाएगा। तो यहाँ केवल y आ जाएगा, तो यहाँ केवल y आ जाएगा, तो प्लस का y बराबर 0। हमने क्या किया, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने के लिए, ये हमें एक समीकरण दे रखी थी, इसको हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना था, तो हमने इसका x के सापेक्ष क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। तो यहाँ से इसमें d2y अपॉन dx स्क्वायर
प्लस वाई बराबर 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब हमें इसमें पूछा जाएगा कि घात क्या है, ऑर्डर क्या है। तो यहाँ से ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी इसकी कोटि, तो कोटि अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2 ऑर्डर का है। इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है भाई, इसकी पावर सर 1 है। तो यानी यहाँ से जो इसकी डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री यानी जो घात है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ऐसे निकालना है बच्चों, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। जैसे मान लो या एक टर्म और होती d2y/dx² की, लेकिन उस पे घात अगर 2 लगी होती तो फिर यहाँ पे इसकी कोटि क्या बनती, सॉरी डिग्री क्या बनती, 2 बनती। इसकी डिग्री क्या लिखते हम, 2 लिखते। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, ये हमें देखना होता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं लास्ट, बस एक एग्जाम्पल लास्ट और ले लेते हैं बच्चों, फिर आज यहीं तक रखेंगे लेक्चर को। लिख लो इसमें y की पावर, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, y की पावर 3/2, y की पावर 3/2 बराबर y की पावर 2/3, y की पावर क्या हो जाएगी, 2/3। ये हमें देखना है बच्चों, y की पावर क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। अब अगर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है, इसका हमें ऑर्डर डिसाइड करना है और यहाँ से हमें इसकी कोटि बतानी है। यानी ऑर्डर और कोटि सेम ही हो गया, ऑर्डर और इसकी जो घात यानी कि डिग्री बतानी है। तो ऑर्डर और डिग्री बताएंगे इसमें। ऑर्डर का मतलब हो गया कोटि और जो डिग्री है उसका मतलब हो गया बच्चों घात। बताएं, देखो ऑर्डर तो सीधा दिख गया सर, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 ऑर्डर का है, तो इसमें जो ऑर्डर है वो तो 2 हो जाएगा, क्योंकि y ही दिख रहा है ना, ट्रिपल डैश तो कहीं है ही नहीं है। लेकिन डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे सर, डिग्री अभी नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ जो डेरिवेटिव है, यानी मैंने क्या कहा था, जो डेरिवेटिव होते हैं वो नेचुरल पावर में होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो पावर नेचुरल नहीं है सर, क्योंकि नेचुरल नंबर तो हम जानते हैं ना बच्चों, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 सो ऑन, इस तरीके के एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये। तो ये नेचुरल पावर तो नहीं है सर। तो पहले हम इसको नेचुरल पावर में बनाएंगे और फिर हम इसकी क्या बताएंगे आपको, डिग्री यानी घात बताएंगे बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे इसको, यानी इधर मैं पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, y की पावर इतना की, अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा बच्चों। भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों, स्क्वायर कर दिया। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ y की पावर 3 आ गई, बराबर बराबर कितना हो गया, इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, y की जो पावर है वो 4/3 होगी। इधर इधर पावर कितनी होगी बच्चों, 4/3 होगी। लेकिन अभी भी तो सर सारे डेरिवेटिव नेचुरल पावर में कहाँ बने, क्योंकि 4/3 तो नेचुरल पावर नहीं है। इसका मतलब सर यहाँ भी नेचुरल पावर बनाओ पहले। तो यहाँ बच्चों क्या हो गया, अगर इसको हम लिखेंगे आगे, तो यहां से हम लिखेंगे y यानी दोनों तरफ क्या कर दें, पावर 3 कर दो, दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो क्या आ जाएगा, y की पावर 9, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, y की जो पावर है वो 4 आ जाएगा। अब इसमें बड़ी बात देखो, ये हर कोई गलत करके आता है एग्जाम के अंदर, ये आगे हर कोई गलत करके आता है। इसको बच्चा कैसे लिखता है बच्चों, देखो यहां से हमारे पास क्या है, बिल्कुल सीखने वाली बात है, बिल्कुल सीखने वाली बात है कि y की पावर इधर तो 9 आ गई, और यहाँ y की पावर कितनी आई बच्चों, यहाँ सर 4 आया। अब कुछ बच्चे इसको कैसे लिखते हैं कि सर y की पावर यहाँ 9 हो गया, और यहाँ y की पावर कितना हो गया, यहाँ y की पावर 4 हो गया, और ये बराबर 1 आ गया। और यहाँ से हम क्या लिखते हैं बच्चों, सर ये जो पावर है ये ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ 9 में से पावर 4 माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा y की पावर 5, और बराबर हमने लिख दिया 1। क्या ये इसका मतलब, तो यहाँ से इसकी कोटि कितनी है, सॉरी कोटि तो 2 हो गई थी, वो तो हमने निकाल लिया, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी आ गई, 5, जो गलत है। जिस बच्चे ने इसकी डिग्री 5 बताई वो गलत है, इसकी डिग्री 5 नहीं आएगी बच्चों, क्योंकि देखो आप खुद सोचो, अगर आप इस चीज को आप जब यहां इसको लिखने जाते हैं, तो आप यहां बगल में क्या लिखते हैं बच्चों, कि ये जो y है वो मेरा 0 नहीं होना चाहिए, y है वो मेरा 0 नहीं होना चाहिए। आपने जब लिखा y की पावर 9 बराबर y की पावर 4, तो अब आप y को 0 ले लो भले, कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि y बराबर 0 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अगर y बराबर 0 इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि y का डबल टेस्ट करेंगे 0 आएगा सर, तो 0 बराबर 0 होता है। लेकिन यहाँ बच्चों 0/0 आ जाएगा, और 0/0 क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो इसका मतलब यहाँ जब आप इसको ये लिख रहे हैं, इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो दूसरी बन गई बच्चों, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका y बराबर 0 तो सॉल्यूशन है, लेकिन जैसे ही आपने इसको ऐसे लिख दिया तो यहाँ y बराबर 0 जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब थी तो y बराबर 0 इसका सॉल्यूशन था, लेकिन जैसे ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई आपने ऐसे लिखा तो सर y बराबर 0 सॉल्यूशन नहीं ले सकते आप इसका। आप देख लो, अगर y बराबर 0 लेंगे तो इधर 0 आएगा, इधर 1 आएगा, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपने कोई दूसरी ले ली फिर। तो बच्चों ये गलती होती है एग्जाम के अंदर, इसमें ऑप्शन आपको 5 भी मिलेगा लेकिन हम 5 नहीं लगाएंगे, क्योंकि सर ये तो फिर चेंज हो गया ना, हमने मना कर दिया। ऐसा तब लिख सकते हैं जब y बराबर 0 आ जाए, जो इसका मतलब y बराबर 0 नहीं होगा, इसमें 0 सॉल्यूशन नहीं रहेगा। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन और ये अलग अलग है दोनों, क्योंकि इसको सोल्व करने पे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई, इसका सर y बराबर 0 सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसका तो y बराबर 0 सॉल्यूशन है सर। इसका मतलब सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों सेम नहीं हो सकती, और अगर सेम नहीं हो सकती तो आप इसका मतलब दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन की आप डिग्री बता रहे हैं बच्चों, आप दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बता रहे हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के पास तो y बराबर 0 सॉल्यूशन था, लेकिन आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई उसके पास तो 0 सॉल्यूशन नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री यहां से डिसाइड होगी, ना कि यहां से। और आप लिख लेंगे कि सर हम ये गलती करेंगे एग्जाम के अंदर, और पक्का करके आओगे। तो अगर लिख लोगे कि सर हम ये गलती करेंगे तो जरूर नहीं करोगे। तो ध्यान रखना बच्चों, यहां से इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री 9 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। अब देखो मैंने कहा था दोनों 2 डॉट, इसमें दो कोटि के अवकलज हैं दोनों ही, लेकिन यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 9 है। तो यहाँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो घात आएगी बच्चों, जो डिग्री आएगी वो क्या आ जाएगी, डिग्री है वो यहाँ पे 9 होगी। सबसे बड़ी बात है, और ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पूछा जाएगा आपको लगभग यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यहाँ ऑर्डर 2 था, ऑर्डर 2 था, डिग्री 9 होगी ना कि 5 होगी। ध्यान रखना, ये गलती हम करके आते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y बराबर 0 इसका सॉल्यूशन है, लेकिन जैसे ही आपने इसको कन्वर्ट किया तो अब अगर आप इसकी डिग्री बता रहे हैं तो इसका तो y बराबर 0 सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन और ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन हमें तो एग्जाम में इसको पूछा गया है, हम इसको थोड़ी बताएंगे। तो ये ध्यान रखना है। तो कल और इस पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज जितना मैंने पढ़ाया आप कवर करके आए, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी, डेफिनेशंस हैं, हमें थोड़ा पता होना चाहिए इनके बारे में, तो आप देख लेंगे। समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई लेवल अगर थोड़ा आपको ज्यादा लग रहा है तो आप बता सकते हैं, बाकी आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए। आगे हम टू द पॉइंट चलेंगे, क्वेश्चंस पे काम करेंगे, ज्यादा थ्योरी में डीपली भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमारे पास 2-2.5 महीने हैं और हमें सिलेबस भी कवर करना है, ठीक है। तो टू द पॉइंट चलेंगे आराम से, और जितने जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, और जो जो गलतियां आप करके आ सकते हैं वो आपको यहाँ पे साथ साथ में बताता रहूंगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ इस क्वेश्चन में डिग्री 9 है और जो आपके पास ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा, लिख लेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।